हेलो एंड वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है होराज चक्रधारी और मैं लेकर आया हूँ कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़, जिसका अभी हम पार्ट 1 देखने वाले हैं। आने वाले दिनों में हम इस इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़, जो कि कंप्यूटर पे बेस्ड होगी, इसको बहुत ही डिटेल्ड वे में हम एमसीक्यू के माध्यम से समझने वाले हैं। आप देखेंगे कि इसमें हर वैरायटी के क्वेश्चन आपको कवर होते दिखाई देंगे। ठीक है, इस सीरीज़ का मकसद ये है कि आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे सीजी पीएससी, सीजी व्यापम में हॉस्टल वार्डन ले लो, आरआई ले लो, पटवारी ले लो, एडीओ ले लो, जहाँ जहाँ पे भी कंप्यूटर के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, उस स्थान में आप ये एमसीक्यू सीरीज़ आपको बहुत ही हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। ये 5 वीडियो की सीरीज़ होने वाली है, जिसका आज पार्ट 1 हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है भाई, इसमें वर्तनी की जांच के लिए किस फंक्शन कुंजी का हम उपयोग करते हैं। मतलब विच फंक्शन की इज यूज टू स्पेल चेक। मतलब किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी कंप्यूटर में जब हम कुछ सॉफ्टवेयर रन करते हैं, तो उस जगह पे देखा जाता है कि भाई कई बार हम गलत कुछ लिख दिए हैं, कुछ गलत प्रोनाउंस कर दिए हैं या गलत टाइप हो गया है, तो उस समय हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं, कौन सा ऐसा शॉर्टकट की है जिसके माध्यम से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या वो F6 हो सकता है, F7 हो सकता है, F8 हो सकता है या F5 हो सकता है। ठीक है, तो आंसर बोलिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F7। F7 एक ऐसी की है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं, चाहे वो MS एक्सेल में हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हो, आउटलुक में हो, या किसी भी तरह के माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो उस जगह पे आप F7 की प्रेस करके इंस्टेंटली आप ग्रामर को या फिर स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। और देखिए और कौन कौन से फंक्शन की है जिनका क्या क्या उपयोग होता है। तो देखो, F11 का उपयोग हम हेल्प और सपोर्ट के लिए करते हैं, F2 किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए करते हैं, F3 में हम फाइंड करते हैं। ठीक है, ऑल प्लस F4 के लिए हम सीधा क्लोज कर देते हैं। F5 का उपयोग जनरली रिफ्रेश के लिए होता है, और F6 का मतलब होता है कि भाई जो सेलेक्ट कर रहे हैं या टाइटल बार को जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस जगह पे टच करने के लिए कर देते हैं। F7 जैसे मैंने क्वेश्चन ही पूछ लिया था कि स्पेल और ग्रामर चेक के लिए होता है। F8 का उपयोग आप देखेंगे कि विंडो को सेफ मोड में स्टार्ट करने के लिए होता है। F11 का उपयोग होता है किसी भी प्रोग्राम को फुल स्क्रीन में चलाते हैं, और F12 का उपयोग सेव एज के लिए होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे की होते हैं जिसमें आप शॉर्टकट की के रूप में उसको यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ डॉट मैट्रिक प्रिंटर। क्या वो इम्पैक्ट प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है, स्प्रे प्रिंटर है या यूएसबी है। जल्दी से अपने आंसर दीजिए भाई। व्हाट इज द डॉट मैट्रिक प्रिंटर का अगला नाम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, इट इज अ इम्पैक्ट प्रिंटर। ये एक तरीके से इम्पैक्ट प्रिंटर है। देखिए, जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है वो डॉट्स डॉट्स में किसी भी चीज़ को प्रिंट करता है। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये एक तरीके का इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट मतलब ये सतह पे चोट करके प्रिंटिंग का कार्य करता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक रिबन लगी हुई है। अब वो रिबन में ये जो वस्तु है वो उसको इम्पैक्ट प्रोवाइड कर रही है, जिससे ये पेज में वो प्रिंट छप रहा है। जैसे टाइपराइटर होता है ना, टाइपराइटर में मेटल के कीज होते हैं, हम बटन दबाते हैं तो वो खट से उसको हिट करता है, और वहाँ पे बीच में रिबन लगा देते हैं तो वो रिबन में जो इंक होता है वो जाके पेपर में छप जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हम प्रिंटर के टाइप्स भी देख लेते हैं। चलो देखें प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं भाई। तो जनरली प्रिंटर को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है भाई जिसमें हम जनरल कैटेगरी लेते हैं कि जैसे कुछ होते हैं कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है, कुछ होते हैं लाइन प्रिंटर, कुछ होते हैं भाई पेज प्रिंटर। तो ये एक तरीके से क्लासीफाई हो गया। और उसके बाद और 2 तरीकों से क्लासीफाई कर सकते हैं प्रिंटर को। एक होता है उसमें इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा है भाई नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसमें भी देख लेते हैं, तो इसमें और कौन कौन सा होता है। इसमें होता है भाई डेजी व्हील प्रिंटर, और इसमें एक और होता है जो अभी हम देखे हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगर मैं नॉन इम्पैक्ट की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंक जेट प्रिंटर, उसके बाद लेज़र प्रिंटर, और लास्ट आपका इसमें होता है थर्मल प्रिंटर। तो इतने टाइप के प्रिंटर आपको देखने को मिलेंगे। प्रिंटर का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ये बोल सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र आमतौर पर दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट का उपयोग करता है? ठीक है, विच फील्ड कॉमनली यूटिलाइजेस द कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट टू एनहेंस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी? क्या वो कुकिंग के क्षेत्र में होता है, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में होता है, उत्पादन के क्षेत्र में, या शिक्षण के क्षेत्र में होता है, या खेती के क्षेत्र में, या फार्मिंग के क्षेत्र में होता है? बहुत ही सरल सा जवाब होना चाहिए आपका, बिल्कुल सही जवाब है आपका, उत्पादन के क्षेत्र में जनरली आजकल देखा जा रहा है कि जो कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट है उनका चलन बढ़ गया है। देखो अधिकांश जो विनिर्माण की गतिविधियां होती है ना, जिसमें आप देखेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, गाड़ियां जो बनती हैं, या फिर फ़ोन बनते हैं, लैपटॉप्स बनते हैं, तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल चीज़ों का जो आजकल निर्माण हो रहा है, तो जनरली उसको आजकल क्या किया जा रहा है, ऑटोमेशन में भेजा जा रहा है। तो देखो इस अनुप्रयोग को करने के लिए 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे सामग्री प्रबंधन, मतलब मटेरियल हैंडलिंग के लिए आप रोबोट्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप किसी भी अमेजन या फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस देखोगे तो बड़े बड़े वहाँ पे वेयर हाउस में रोबोट्स के थ्रू जो हैंडलिंग का काम किया जाता है। ठीक है, दूसरा है भाई कि इंस्पेक्शन या असेंबली के लिए या प्रसंस्करण या संचालन के लिए कर सकते हैं। या तीसरा जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, संयोजन और निरीक्षण, इसको हम बोलते हैं इंस्पेक्शन और मटेरियल हैंडलिंग और प्रोसेस ऑपरेशन। ये 3 चीज़ों के लिए आजकल देखा जा रहा है कि इस तरीके के रोबोट्स आने वाले दिनों में आपको और ज़्यादा एडवांस वर्जन में दिखेंगे। जैसे कई गाड़ियां हैं, जैसे फेरारी है, ठीक है, ऑडी है, या फिर BMW है, तो इन्होंने क्या किया, अपना मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है उसको फुली ऑटोमेट कर लिया है। क्या कर लिया है, फुली ऑटोमेट। अब वहाँ पे ह्यूमंस जो होते हैं, इंसान होते हैं, उनका इंटरवेंशन बहुत ही कम है और पूरा चीज़ क्या कर रहे हैं, रोबोट से करवाते हैं। चाहे वो वेल्डिंग का काम हो, चाहे वो पेंटिंग का काम हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑटोमेशन हो रहा है उसका अनुप्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिल रहा है हमको, मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादन के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, किस कंपनी ने कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको हम CD भी बोलते हैं, स्टोरेज तकनीक का विकास किया था? विच कंपनी डेवलप्स द कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज टेक्नोलॉजी? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे IBM, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या सोनी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए भाई, जल्दी से आंसर कीजिए अपने अपने। ठीक है, इसका राइट आंसर है सोनी। सोनी कंपनी ने सबसे पहले क्या किया था, मार्केट में कॉम्पैक्ट डिस्क CD, जो पहले के ज़माने में जो 90s के बच्चे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके की CDs चलती थी जिसमें हम गाने या फिर वीडियोस देखा करते थे। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है, एक तरीके का डिजिटल डिस्क है, डिजिटल डिस्क है जो ऑप्टिकल रीडर के थ्रू स्टार्ट होता है या चलता है। ठीक है, इसको अगर आपको रिकॉर्ड करना है, इसमें सूचनाओं को स्टोर करना है या सूचनाओं को फिर पढ़ना है, तो आपको एक ऑप्टिकल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम CD प्लेयर बोलते थे और DVD प्लेयर्स भी बोलते थे। याद करो, तो ये सब क्या करते हैं, ऑप्टिकल रीडिंग करके उस चीज़ों को चलाते थे। तो सबसे पहले जो मार्केटिंग में इस तरीके के जो CDs लाने का काम किया था वो सोनी कंपनी ने फिलिप्स कंपनी के साथ मिलके किया था। हालांकि यहाँ पे फिलिप्स का नाम नहीं दिया हूँ मैं, बट आप याद रखना कि सोनी और फिलिप्स ने दोनों के को डेवलप किया था और मार्केट में इन्होंने ही उतारा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? ठीक है, सेलेक्ट इनपुट डिवाइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ऑफ अ कंप्यूटर। क्या वो ईथरनेट है, टच पैड है, वाईफाई डिवाइस है, या L2 स्विच है? जल्दी से अपने ऑप्शंस लगाइए, आंसर्स बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई जो टच पैड है। टच पैड क्या है, एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। देखो हालांकि इनपुट डिवाइसेस की बहुत सारी लिस्ट होती है, जैसे आप माउस ले लो, लाइट पेन ले लो, ठीक है, कीबोर्ड्स को अपन बोल सकते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर स्कैनर को बोल सकते हैं, माइक को बोल सकते हैं वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए। तो इस तरीके के जो डिवाइसेस होते हैं जिनसे एक सूचना जो कंप्यूटर के अंदर जाती है CPU में, तो ऐसी चीज़ें जिससे हम डेटा को या सूचनाओं को, इंस्ट्रक्शन को CPU के अंदर भेज रहे हैं, वैसे चीज़ों को हम क्या बोल देते हैं, इनपुट डिवाइस। तो देखो टच पैड क्या है, जो लैपटॉप के अंदर रहता है, या ऐसे बहुत सारे आजकल डिवाइसेस रहते हैं जिसमें टच पैड होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने उंगली के डायरेक्शन से इस टच पैड को टच करके हम जो कर्सर रहता है कंप्यूटर में, ऐसा जो दिखता है, उसको नियंत्रित कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक तरीके से हमारा इनपुट डिवाइस होगा। तो टच पैड एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो टच सेंसिटिव सतह होता है, उंगली को स्लाइड करके हम जो डिस्प्ले होता है स्क्रीन का उसके पॉइंटर को हम नियंत्रित करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, एका निम्नलिखित में से क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एका। क्या ये एक सुपर कंडक्टर है, क्या ये एक सुपर कंप्यूटर है, क्या यह एक सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, या फिर एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है, अति चालाक है, सुपर कंप्यूटर है, एक तरीके का उपग्रह प्रक्षेपण यान है, या एक संचार उपग्रह है। ठीक है, जल्दी से अपने ऑप्शंस को टिक कीजिए आंसर्स। ठीक है, ये एक तरीके का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है भाई, तो ये एक तरीके का हैवी मशीन होता है जो ज़्यादा प्रोसेसर्स और बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी कोडिंग और ज़्यादा सूचनाओं को संग्रहित करके उसको प्रोसेस करने का काम करता है। तो जो एका है ये एक तरीके का सुपर कंप्यूटर है जिसको बनाया है टाटा सन्स और उसकी एक सहायक कंपनी ने। देखो, इस जो तकनीक है इसमें हेवेल प्लेकॉर्ड ने भी उनका सहयोग प्रदान किया है हार्डवेयर के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स लगेंगे, रैम लगेंगे, और जो हैवी ड्यूटी कैलकुलेशंस चलते रहेगा उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी मशीनरीज को एक्वायर करना पड़ा। तो ये सहयोग से बना है। एका का संस्कृत में मतलब होता है एक, मतलब एक होता है। ठीक है, और भी क्या क्या हमारे पास इंडिया में अगर देखा जाए तो कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हम और बना चुके हैं पास्ट में, तो देखिए ये लिस्ट मैंने एक बना दी है। तो सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया, तो सबसे पहले है एरावत। एरावत सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। फिर उसके बाद हम देखेंगे परम सिद्धि। ठीक है, सिद्धि AI, ये भी एक तरीके का सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद प्रत्यूष, फिर मिहिर। तो ये जितने नाम है ना भाई, ये सब सुपर कंप्यूटर के नाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फाइल जिसमें अपेक्षित स्थायी रूप से डेटा स्थित रहता है उसको क्या कहते हैं। अ फाइल कंटेनिंग रिलेटिवली परमानेंट डेटा इज कॉल्ड रैंडम फाइल, ट्रांजैक्शनल फाइल, मास्टर फाइल और सिक्वेंशियल फाइल। ठीक है, ऐसी फाइल जिसमें डेटा स्थायी रूप से स्थित होता है या अपेक्षित रूप से उसको मांग सकते हैं, तो ऐसी फाइल को क्या बोलते हैं। रैंडम फाइल बोलते हैं, ट्रांजैक्शन फाइल बोलते हैं, मास्टर फाइल बोलते हैं, या सिक्वेंशियल फाइल बोलते हैं। जल्दी से आंसर कीजिए। जी हाँ, आपका आंसर सही है। इसको हम मास्टर फाइल बोलेंगे क्योंकि इसमें परमानेंटली क्या होता है, जो डेटा रहता है वो स्टोर हो जाता है। तो ये मास्टर फाइल क्या करेगा, अगर आप उसको प्रोसेस करने के लिए मंगा रहे हैं तो वो देखेंगे, एडिट कर सकते हैं उसको, और चीज़ों को संप्रेषित कर सकते हैं या भेज सकते हैं, अभिलेखों को संग्रहण कर सकते हैं, हर चीज़ उसमें ग्राहक का रिकॉर्ड देख सकते हैं, कर्मचारी, उपभोक्ता, मटेरियल हैंडलिंग, हर तरीके के जो डेटा है वो एक स्थायी फोल्डर में जब जमा कर देते हैं तो वैसे वाले स्थायी फोल्डर को हम क्या बोल देते हैं, मास्टर फाइल बोल देते हैं। इसको आप प्रिंट आउट ले सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनिमेशन क्या है। ठीक है, व्हाट इज द एनिमेशन। एक चित्र बनाना होता है, या स्थिर चित्रों को गति देना होता है, या प्रिंट निकालना होता है, या ग्राफ में चित्रों को बदलना होता है। ठीक है, पिक्चर फॉर्मेशन, प्रोवाइड मोशन टू स्टिल पिक्चर्स, टेकिंग आउट प्रिंटर्स, या चेंजिंग पिक्चर टू इनटू अ ग्राफ। तो आंसर देख लो भाई, इसका क्या होगा। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा स्थिर चित्रों को गति देना। जैसे मैं बात करूँ, ये एक फ्लिप बुक है, बचपन में सब लोग ऐसा वाला चीज़ देखे होंगे या फिर खेले होंगे कभी भी। क्या करते हैं, हर एक पेज में एक चित्र बना देते हैं। अब जब फ्लिप बुक को हम ऐसे करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं, तो हमको लगता है कि भाई ये जो चित्र है वो एनिमेट हो गया है, वो एक तरीके से चलचित्र बन गया है। ठीक है, तो एनिमेशन एक ऐसी विधि है जिसमें चलित छवियों के रूप में प्रदर्शित होने वाले आंकड़ों में हम हेर फेर कर सकते हैं या उसको एनिमेट कर सकते हैं, चित्रों को मूव करा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अपना चलचित्र का। पहले के ज़माने में जो कार्टून्स बना करती थी वो इस तरीके से ही उसको एनिमेट करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आजकल मानक एनिमेशन हेतु फ्रेम रेट क्या लिया जाता है। व्हाट इज द फ्रेम रेट इन द स्टैंडर्ड एनिमेशन टुडे। तो क्या होता है आजकल जो मानक फ्रेम रेट है वो, तो क्या वो 6 FPS है, फ्रेम पर सेकंड, इसको बोलेंगे फ्रेम पर सेकंड। ठीक है, क्या वो 6 FPS है, क्या वो 24 FPS है, या 160 FPS है, या 180 FPS है। तो आजकल के जो यूथ है उनको तो ये बहुत ही अच्छे से आता होगा, क्योंकि आजकल जो डिजिटल कैमरा होता है, या अगर यूट्यूब में आप वीडियोस देखते होंगे तो उसमें आपको पता चल जाता है कि भाई कितने FPS में वो रिकॉर्ड हुआ है या कितने FPS में वो अपलोड हो रहा है। ठीक है, फ्रेम रेट क्या है उसका, जो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड होते हैं उनके पास ये जानकारियाँ होती ही है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा भाई, आजकल जो मानक फ्रेम रेट चल रहा है वो 24 से लेकर 30 FPS तक आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 24 दिया है तो 24 ही होगा।
देखो FPS फ्रेम प्रति सेकंड का मैं एक कंपेरेटिवली आपको एक वो दिखाता हूँ। देखो अगर आप 15 FPS चलाओगे मतलब एक सेकंड में आप 15 पिक्चर्स को दिखा रहे हो, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर वहीं आप एक सेकंड में और अगर आप 40, 24, 30, 60, तो जितना ज़्यादा पिक्चर आप वहाँ पे एक सेकंड में दिखाने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा वो जो वीडियो होगा, जो आपका मोशन होगा, वो एकदम शार्प दिखेगा। ठीक है, तो 60 FPS जो होता है वो 4K जो टेक्नोलॉजी होती है ना, रिजोल्यूशन 4K टेक्नोलॉजी, उसमें 60 FPS में दिखता है। तो एकदम शार्प और नीट और क्लीन इमेजेस आपको या फिर वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड अगर FPS देखा जाए तो वो 24 to 30 के बीच में ही रहता है, जिसमें आप इजीली उसका जो सादा साइज जो इंक्रीज भी नहीं होता, और साथ ही साथ आपको एक अच्छा मोशन जो पिक्चर है वो देखने को मिल जाता है। याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर पहले आया था? ठीक है, वर्ड प्रोसेसर का काम क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर का काम होता है डॉक्यूमेंट्स बनाना। ठीक है, जैसे वर्ड हो गया, पेज, फिर उसके बाद एक्सेल हो गया, उसके बाद आपको नोट पैड हो गया। ठीक है, तो ये सब वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। तो क्या आया था? लोड्स, नोट्स, वर्ड स्टार, MS वर्ड या वर्ड परफेक्ट? जल्दी से आंसर कीजिए, आपका आंसर क्या होने वाला है? ठीक है, सबसे पहले आया था भाई आपका वर्ड स्टार। ठीक है, एक कंपनी थी वर्ड स्टार जो 1969 में अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी जिसका नाम था वर्ड स्टार वर्ड प्रोसेसर। इसको माइक्रो कंप्यूटर के लिए बनाया गया था, और जो इसके आविष्कारक हैं जनरली हम उसको बोलते हैं सेमरू रूबिस्टन और रोन बार्नवे ने किया था। लोड्स ग्रुप ने इसको बनवाया था। ठीक है, तो ये ग्रुप के नाम है और इसका प्रोडक्ट हो जाएगा वर्ड स्टार। बाद में ये IBM ने इसको परचेस कर लिया और देखते देखते एक तरीके का इनका वो हो गया। अब इसी के कंपटीशन में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्या बनाया गया? MS वर्ड, जो इसको टक्कर देने लगा। और आजकल के डेट में हम जानते हैं कि जितना भी वर्ड प्रोसेसिंग का काम जनरली हम देख रहे हैं वो MS वर्ड में ही किया जाता है। तो देखो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो इतना जो काम चलता है एक साइक्लिक वे में, उसको हम वर्ड प्रोसेसर बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस डिवाइस में डेटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता और ना ही हटाया जा सकता है? ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस आफ्टर स्टोरिंग डेटा नो अल्टरेशन और डिलीटेशन कैन बी डन? ठीक है, ऐसा कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम एक बार डेटा को सेव कर देते हैं तो उसके बाद ना तो उसको मिटा सकते हैं ना तो उसको हटा सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, फ्लॉपी डिस्क में कर सकते हैं क्या? नहीं। हार्ड डिस्क में, CD-ROM में, टैब ड्राइव में? आंसर करिए जल्दी से। जी हाँ, आपका आंसर सही है। CD-ROM, जो CD होती है ना, उसमें जब भी हम स्टोर करते हैं कुछ डेटा, तो वो एक बार अगर इस ऑप्टिकल डिस्क में चली गई तो वो उसमें स्टोर हो जाती है। ठीक है, बाद में फिर हम अगर उससे कुछ चीज़ें को डिलीट करना चाहें तो नहीं होता है। ठीक है, तो CD-ROM एक प्रेस्ड ऑप्टिकल कॉम्पैक्ट डिस्क होता है जिसमें डेटा संरक्षित रहता है, इसीलिए इसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, क्योंकि वो जाके वहाँ पे सेव हो जाता है। और इसको रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। इसको बार बार हम अल्टरेट नहीं कर सकते या हटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। ठीक है, लेकिन आगे चल के इस टेक्नोलॉजी में बदलाव भी हुआ, री राइटेबल जो क्या आने लगे, कॉम्पैक्ट डिस्क आने लगे। लेकिन आजकल इसका यूज़ होता ही नहीं है। जो बाकी तीन ऑप्शंस दिखे हैं आपको, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क, तो ये क्या थे भाई? ये सब जो थे ये एक तरीके से वोलेटाइल मेमोरी के लिए बने थे। मतलब वो उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, फिर से उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब ऑप्शंस यहाँ पे सही नहीं होगा। CD-ROM एक ऐसा डिवाइस था, मतलब ऐसा स्टोरेज डिवाइस था जिसमें हम उसको एक बार डिलीट कर दिए या हटा दिए तो वो बार बार उसको नहीं होता था। चलिए अगला क्वेश्चन, XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। ठीक है, वहाँ पे XD का मतलब क्या है? XD पिक्चर कार्ड इज अ मेमोरी कार्ड यूज्ड इन अ डिजिटल कैमरा। व्हाट डज द XD स्टैंड्स फॉर? तो क्या वो X डिजिटल को स्टैंड करता है, या एक्सट्रीम डिजिटल को स्टैंड करता है, एक्स्ट्रा डिजिटल को बताता है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से ऑप्शंस बताइए। जी हाँ, इसका मतलब होगा एक्सट्रीम डिजिटल। देखो
पहले के जो कैमराज होते थे, डिजिटल कैमरा, उसमें ऐसा चिप लगता था, आजकल भी लगता है, बट इसका साइज जो है ना अभी वो छोटा हो गया। तो पहले एक कंपनी थी ओलंपस करके, वो बनाती थी एक्सडी पिक्चर कार्ड। तो एक्सडी का मतलब होता है भाई एक्सट्रीमली डिजिटल, ठीक है, वहाँ पे इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली डिजिटल। और जनरली ये ज़्यादातर आपको 2000 के दशक में पॉपुलर होते हुए देखे होंगे। उसके बाद अभी इसका साइज़ भी छोटा होता जा रहा है। देखिए ना, इसका साइज़ कितना है, 2 GB का है, लेकिन आजकल 256 GB तक के आपको छोटे वाले ड्राइव्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में आईपी एड्रेस क्या है? ठीक है, इन इंटरनेट आईपी एड्रेस इज कॉल्ड फॉर, क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शंस हैं आपके, इंटरनेट पॉइंट, इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोसीजर या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी एड्रेस आपने नाम सुना होगा, तो वो है क्या, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए, या आप पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखो, जब हम अपने घर में अगर कंप्यूटर चलाते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सर्वर से कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, और सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, इंटरनेट का कनेक्शन, जिसके थ्रू हम वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट हो जाते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान एक जगह से दूसरे जगह तक करते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए भाई, इंटरनेट में आपको अगर एक आइडेंटिटी चाहिए, जैसे मैं बोलूं कि आप रायपुर शहर के इस वाले गली में इस मकान नंबर पे रहते हैं, तो मैं अगर आपको कोई लेटर लिख के भेजूं तो वो क्या आ जाएगा, पहले रायपुर आएगा, रायपुर में फिर वो लोकल एरिया में आएगा, फिर जाके वो स्ट्रीट में जाएगा, फिर आपके घर में जाएगा। तो वैसे ही आईपी एड्रेस क्या बताता है, ये लोकेशन बताता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, हर एक हार्ड ड्राइव जो कंप्यूटर बनाते हैं उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, लोकेशन होता है। ठीक है, तो यही है भाई, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, या इसको आईपी पता भी कहते हैं। ये कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को सौंपा जाता है, एक संख्यात्मक लेबल के जैसा होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 8 बिट का रहता है, कई 32 बिट्स का रहता है। तो ऐसे नंबर जो आप देखने को मिलता है, जैसे जनरली इंडिया के इस टाइप का कुछ नंबर्स रहता है, जिसका अगर नेट नहीं चलता तो कई बार हम इसको ठीक करने के लिए देखते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा आईपी एड्रेस दिखता है। तो यही है क्या, इंटरनेट संचार प्रोटोकॉल, इसको आईपी एड्रेस भी बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्रचलन तंत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर? ठीक है, ये प्रचालन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो आपके ऑप्शंस हैं MS डॉस, MS ऑफिस, MS विंडोज या यूनिक्स। ठीक है, कौन सा ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मतलब देखो, सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक दूसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही ऑप्शन आपने टिक किया, MS ऑफिस। MS ऑफिस आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोडक्ट है जिसके थ्रू हम एप्लीकेशंस को परफॉर्म करते हैं। उसमें आपके देखने को मिल जाते हैं भाई एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप किसी स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ करते हैं। रेदर अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यहाँ पे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम दी है, जैसे एंड्रॉयड है, विंडोज़ है, लिनक्स है, OS है, सिम्बियन है, मैक है। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये किसी डिवाइस का बैकबोन होते हैं, इसी के ऊपर ये सब बेस्ड होते हैं। ठीक है, जो भी जितना भी चलेगा ना, इन्हीं के ऊपर चलेगा। ये एक तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, जो सिस्टम को रन करने का काम आता है। बेसिक उसका जो चीज़ें देखते हैं ना हम, एक जनरल जो अपीयरेंस दिखता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसको जनरली बोल चाल की भाषा में हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये क्या हो जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑड लग रहा था, बाकी जो लिनक्स है, विंडोज़ है और आपका मैक OS है, ये सब जो है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक POS मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल,
पॉइंट ऑफ सेल, ये एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं पीओएस। पीओएस क्या होता है, जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, ठीक है, या फिर कहीं पे शॉपिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे देखना आपको ऐसे स्क्रीन दिखती है, वहाँ पे ऐसे छोटा स्वाइपिंग मशीन होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि उसमें आप कार्ड्स को इंसर्ट करते हैं, फिर वो टाइप करता है तो ऐसे निकलता है। ऐसे बार कोड को रीड करने के लिए कुछ और मशीन्स होती हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो आपके ऑप्शंस हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए, पॉइंट ऑफ सेल के लिए, और डिजिटल पेमेंट के लिए, या ऑल ऑफ दिस अबो। सबके लिए यूज़ होता है, ठीक है। चाहे आप कैशलेस ट्रांजैक्शन करें या पॉइंट ऑफ सेल वहीं पे खरीदें इसमें स्कैन करा के, या डिजिटल पेमेंट करें, तो ये सबके लिए, ये देखिए इस तरीके की डिवाइसेस को हम बोलते हैं पीओएस सिस्टम, ठीक है। आजकल के जितने भी बड़े बड़े जो रिटेलर्स हैं, जैसे रिलायंस डिजिटल हो गया, डी मार्ट हो गया, या आप इवन कोई भी मॉल में चले जाइए तो ये, या पेट्रोल पंप में ही क्यों ना चले जाएं, तो आपको इस तरीके की मशीन्स और इस तरीके की बिलिंग वाली काउंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है, पीओएस सिस्टम बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। इट इज़ नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आपके ऑप्शन हैं क्विक हील, कैस्पर्सकी, नॉर्टन या पाइथन। बहुत ही इजी है, जो लोग कंप्यूटर चलाते होंगे उनको पता होगा। तो राइट आंसर इज पाइथन। पाइथन क्या है, ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, रेदर ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। और मैं बात करूं अगर एंटीवायरस की सॉफ्टवेयर की, तो ये एक तरीके की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में जो अनवांटेड प्रोग्राम फाइल्स जनरेट होते हैं, या किसी दूसरे के थ्रू जब हम प्रोग्राम फाइल हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं, चाहे वो नेटवर्क से करें चाहे दूसरे ड्राइव से करें, तो वो क्या करेंगे, हमारे सिस्टम के स्पीड को स्लो कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अदर प्रोग्राम्स फाइल जनरेट कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली हमारा नुकसान होगा या हमारे सिस्टम को करप्ट कर देंगे। तो उससे बचने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम उसको बोला जाता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो जैसे इसमें कैस्पर्सकी है, नॉर्टन है, एवीजी है, मैकेफी है, विंडोज़ डिफेंडर है, पीस की है, अवीरा है, अवस्ट है। तो ये सब जो कंपनी के नेम है, ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर? ऑप्शन है आपके पास जेनिक्स, विंडोज 7, यूनिक्स या यूबैंटू। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि बहुत सारे जितने दिख रहे हैं ये सबके सब क्या हैं, ये सबके सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कुछ पेड वर्जन में मिलते हैं, कुछ फ्री वर्जन में मिलते हैं, तो आपको चूज करना पड़ेगा अपना राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर इज डी, यूबांटू। यूबांटू लाइनक्स बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये लाइनक्स में बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्रीली अवेलेबल होता है। आप इसको साझा कर सकते हैं या इसमें और भी विचार कर सकते हैं। तो यूबांटू जो है एक तरीके से फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट एन अ सर्च इंजन? तो ओपेरा, बीइंग, गूगल, याहू। सर्च इंजन कहने से मतलब क्या होता है? सर्च इंजन एक ऐसा वेबसाइट या वेब पेज होता है जो हमें बहुत सारी जानकारियों को एक जगह पे ला के लिस्ट करने का काम करता है। हम उसमें अपने डेटा को प्रविष्ट करके उसमें अगर सर्च करेंगे तो हमको बहुत सारी जानकारियों को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बहुत सारे रिजल्ट वो प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। जैसे सिंपल सी बात है, तो जल्दी से ऑप्शन देखिए, कौन सा ऑप्शन सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है भाई? वेरी गुड, आपने सही पहचाना, ओपेरा। ओपेरा नहीं है, ठीक है। बीइंग जानते हैं क्या? ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। गूगल का क्या है भाई? गूगल अल्फाबेट नाम की कंपनी है जिसका सर्च इंजन है, जिसको जनरली हम गूगल ही बोल देते हैं, बट उसकी जो पेरेंट कंपनी है उसको अल्फाबेट बोलते हैं। याहू है, याहू बेस्ड, याहू अपना एक अलग कंपनी, ये भी सर्च इंजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक होता है ask.com, ठीक है।
तो ये बहुत सारे ऐसे हैं जो सर्च इंजन प्रोवाइड करते हैं। ओपेरा क्या है, ये एक तरीके से ब्राउज़र है। क्या है, ब्राउज़र है। इसके अंदर मतलब हम इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं, वेब पेजेस को चला सकते हैं। मतलब ओपेरा के अंदर हम गूगल, बिंग, याहू इनके वेबसाइट्स को खोल सकते हैं। ठीक है, तो ओपेरा क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो ओपेरा एक ब्राउज़र है, बीइंग, गूगल, याहू सब सर्च इंजन है। तो ये देखिए टॉप सर्च इंजन से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, याहू है, बीइंग है, गूगल है, याडेक्स है, बाइडू है, ये चाइना का है, डक डक गो है, ask.com है। तो ये सब क्या करते हैं, हमको चीज़ों को इंटरनेट में सर्फ करने के लिए या ढूंढने का काम करता है। और अगर बात करें ब्राउज़र की, तो ब्राउज़र ओपेरा एक ब्राउज़र है। इसी तरह और कितने ब्राउज़र्स हैं हमारे पास, मोजिला, फायरफॉक्स, ठीक है, उसके बाद क्रोम, क्रोम सब लोग यूज़ करते होंगे। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है जो मैक का होता है। तो ये सब ब्राउज़र्स हैं फिर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स यूजेस द फोटोकॉपी टेक्निक टू प्रिंट। तो कौन से ऐसा प्रिंटर है, ऐसा टाइप का प्रिंटर जो फोटोकॉपी टेक्निक का यूज़ करता है प्रिंट करने के लिए। इंकजेट प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ठीक है, आपके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताइए राइट आंसर। जी हाँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन, लेज़र प्रिंटर। ठीक है, लेज़र प्रिंटर देखो इस तरीके से आप जनरली प्रिंटर देखते हो, ये सब क्या होते हैं, ये सब लेज़र प्रिंटर होते हैं। अब देखो ये कैसे काम करता है, तो थोड़ा सा इसका मैं आपको वीडियो के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। देखो लेज़र प्रिंटर क्या करता है, दो ड्रम्स रहती हैं, एक ड्रम में आपका इंक चलते रहेगा, दूसरे में जो पेज है वो रोल होके आएगा। ठीक है, तो लेज़र प्रिंटर क्या करता है, पेज में लेज़र के थ्रू जो भी चीज़ प्रिंट करना है, चाहे वो जैसे ABCDEF ऐसा वो प्रिंट कर देगा। मतलब वो लेज़र का वहाँ पे मार्क बना देगा, लेज़र पर्टिकुलर पेज में वो उस जगह को हीट कर देगा, गर्म कर देगा। लेकिन जैसे ही वो इंक के थ्रू जाएगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो पॉइंट होगा जहाँ पे लेज़र पड़ा होगा, वो क्या करेगा, उस जगह पे ये चिपक जाएगा जो आपका इंक होगा। तो जहाँ जहाँ पे लेज़र जैसा जैसा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वो चार्ज बनाएगा, वहाँ वहाँ जाके ये इंक चिपकता जाएगा और इससे आपको एक प्रिंट मिलेगा, जिसको हम देखेंगे तो लगेगा कि यार जहाँ पे ये प्रिंट हुआ। तो इस तरह का जो प्रिंट होता है जिसको इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक बोलते हैं, इसी को हम सीधे सीधे इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग या फोटोकॉपी प्रिंटिंग भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है प्रोसेस कैसा होता है। एक रोलर में क्या होता है, इंक होता है, एक में पेपर, उसमें लेज़र क्या करता है, कैरेक्टर्स को प्रिंट करते रहता है, मतलब उसको बनाते रहता है, फिर वो यहाँ जाके वो चिपक जाता है। फिर सिंपल सा वो जब निकलता है तो देखना कभी भी जो नया नया प्रिंट निकल के आएगा, देखना छुरा तो लगेगा गर्म है, तो वो गर्म इसी वजह से हो जाता है। चलिए होप मैं आपको समझा पाया हूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है। ठीक है, द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन सीपीयू। आपके ऑप्शंस हैं, ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी, लोडिंग द प्रोग्राम, परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस, या डिकोडिंग द प्रोग्राम। प्राइमरी मेमोरी से डेटा का स्थानांतरण करना, प्रोग्राम को लोड करना, तार्किक संचालन करना, प्रोग्राम को डिकोड करना। ऑप्शंस देख लीजिए भाई, अपने ऑप्शंस मार लीजिए। तो इसका सही आंसर है प्रोग्राम को डिकोड करना, डिकोडिंग द प्रोग्राम। देखो मशीन साइकिल की बात करूं अगर मैं सीपीयू के अंदर में, तो उसके 3 मेन यूनिट्स होते हैं सीपीयू के। पहला होता है जो कंट्रोल यूनिट होता है, दूसरा होता है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इसका, और तीसरा होता है मेन मेमोरी जहाँ पे चीज़ें सेव होती है। यहाँ पे आपको रैम, रोम और कैश मेमोरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखो जो कंट्रोल यूनिट होता है उसका काम होता है जो डेटा और जो कमांड्स आ रहे हैं ना उनको डिकोड करने का काम करता है। ये एक तरह की नियंत्रण इकाई होती है जो मतलब निर्देशों को पढ़ने का या उसको प्रोसेस करने का काम करती है। और सीपीयू में जो डेटा भेजा जाता है वो उसको डिकोड करेगा। अब उसको लग रहा है कि भाई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मेमोरी से फैच करेगा चीज़ों को, फिर अगर उसको लगा कि इसको एग्जीक्यूट करवाना है मतलब आगे प्रोसेस करवाना है तो वो एएलपीयू को भेजेगा, जिसको हम अंक गणितीय या तार्किक इकाई या अर्थमेटिक या लॉजिकल यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था कि व्हाट इज द वर्क ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट इज
क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो डिकोड करेगा इंस्ट्रक्शंस को इन द फॉर्म ऑफ कमांड्स, और कुछ जरूरत होगा तो वो मेमोरी यूनिट से चीज़ों को मांग लेगा। बात समझ में आई? चलिए इसी पर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशंस आर अवेलेबल इन MS वर्ड सॉफ्टवेयर? आपके ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 5। 4 नहीं है वैसे 3 या 5। ठीक है, सबसे सिंपल एग्जांपल है भाई, बहुत ही इजी है, बिल्कुल 2 ओरिएंटेशंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप MS वर्ड चलाए होंगे या चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि जब ओरिएंटेशन वाला पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो या तो हमको पोर्ट्रेट फॉर्म में दिखेगा या तो लैंडस्केप फॉर्म में दिखेगा। सिंपल सी बात है, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है भाई। अगर वो वर्टिकल फॉर्म में अगर पेज इस तरीके से रहा तो इसको हम बोल देते हैं पोर्ट्रेट फॉर्म, और अगर इस डायरेक्शन में इस तरीके से अगर पेज को अगर रख दे तो इसको बोलते हैं हम लोग लैंडस्केप फॉर्म। बात समझ में आई? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ब्राउजिंग वेबसाइट? अगर आपको वेबसाइट ब्राउज करना है तो वहाँ पे किस तरीके का प्रोटोकॉल यूज होता है? ठीक है, जैसे अब मैं अगर लिखूँ, देखो अगर वेबसाइट किसी को खोलना है तो टाइटल बार में हम क्या लिखते हैं, www.google.com ऐसा कुछ लिखते हैं ना, फिर आ जाता है, सबको पता है। ठीक है, बट अगर अच्छे से आप ध्यान देंगे तो ये क्या है, एक वेब पेज का एड्रेस है, लेकिन इसको इनिशिएट करने के लिए एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। और वो प्रोटोकॉल क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं TCP या HTTP या फिर FTP या TFTP। ऑप्शन जल्दी बताइए भाई। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर HTTP। जैसे यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा HTTP// ऐसा करके लिखा होगा। तो ये जो प्रोटोकॉल है वो ब्राउजिंग वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए वो इंटरनेट को बताता है कि हमको इस जगह पे जाके इस चीज़ को खोजना है। तो जो इनिशिएट होता है किसी चीज़ को सर्च करने का, वो इस प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। ठीक है, HTTP HTML जो दस्तावेज होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। मतलब क्लाइंट से अगर हम सर्वर को कुछ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं थ्रू इंटरनेट, तो वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर माध्यम से जाएगा HTTP के माध्यम से, और जब वो सर्वर फिर से कम्युनिकेट करेगा तो वो भी फिर से HTTP प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही भेजा जाएगा। ठीक है ना, तो ये इंटरनली चलता है, मतलब पूरा का पूरा जो पेजेस होता है ना वो कोड से बना होता है। तो कोड को इनिशिएट करने के लिए HTTP// ऐसा करके फिर हमको इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, तब जाके वो कम्युनिकेशंस चालू होता है। ठीक है, तो कौन सा प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट वेबसाइट में ब्राउज करने के लिए? तो वेब ब्राउजिंग करने के लिए आपको HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे इंटरनेट में लिंक का संग्रह एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाता है और इसे खालिस्तान कहा जाता है। द कलेक्शन ऑफ लिंक्स थ्रू आउट द इंटरनेट क्रिएट्स एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क एंड इज कॉल्ड एज लोकल वेब, वायरलेस कोड, वर्ल्ड वाइड वेब या वाइड कनेक्शन। अभी मैंने इसका आंसर दे दिया है, लगता है आप जल्दी से गैस कीजिए। बिल्कुल सही आंसर आपका, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं इसको। पूरा जो इंटरनेट रहता है वो पूरे HTTP प्रोटोकॉल्स के थ्रू चलता है और आप पूरे वर्ल्ड को इस इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर को अगर आप इस रिक्वेस्ट में भेजें तो वो पूरे वर्ल्ड से जो मेन सर्वर होगा उसके जो डेटाबेस को फेच करते हुए आप वर्ल्ड के किसी भी कोने से, अगर आपको पास इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बन गया है तो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू, मतलब आप www. लगा दिए, फिर आप ढूंढे google.com, तो आपको मिल जाएगा भाई जिधर का भी वो सर्वर इस्टेब्लिश होगा, चाहे वो किसी भी कोने में हो, अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्टेड है, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लाके रख देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, 1 टेराबाइट मेमोरी कितने के बराबर होती है? ठीक है, 1 टेराबाइट मेमोरी इज इक्वल टू व्हाट? तो 1024 मतलब 1024 गुणा 1024 बाइट्स होता है, या 1024 की घात 3 बाइट्स होता है, या 1024 की घात 4 बाइट होता है, या 1024 की घात 5 बाइट होता है। तो इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा भाई कि
मेमोरी के यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, मेमोरी के यूनिट्स क्या होते हैं। जैसे हम सबको पता है कि मेमोरी जो होता है वो सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है बिट। बिट से भी छोटी होती है निब्बल। ठीक है, निब्बल। बिट के बाद होता है बाइट। बाइट के बाद होता है किलोबाइट। किलोबाइट के बाद होता है मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद होता है गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद होता है टेराबाइट। टेराबाइट के बाद होता है ज़ेटाबाइट। ठीक है, तो इस तरीके से मेमोरी की यूनिट चलती है। तो अगर मैं बात करूं तो जो 1 बाइट है वो कितने के बराबर होती है, 1024 बिट के बराबर होती है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप दे सकते हैं क्या, आप देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको मिलते जाएगा। फिर 1 जो किलो बाइट होता है वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो सॉरी 1 बाइट, हाँ इतने बिट के बराबर, तो 1 किलो बाइट 1024 बाइट्स के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर दे सकते हैं क्या। चलो अगर आप देखते जाएंगे तो सब बढ़ते जाएगा आंसर्स। जी हाँ, आपका आंसर सही है। 1024 की पावर में 4 बाइट्स होता है। जैसे आप, अगर मैं बात करूं 1 टीबी की, तो यहाँ से देख सकते हैं 4 बिट का 1 निबल होता है और 8 बिट का 1 बाइट होता है। ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, और 1 किलो बाइट कितना हो जाएगा आपका, 1024 बाइट्स हो जाएगा। ऐसे ही अगर चलता रहा तो फिर वो 1 मेगाबाइट क्या हो जाएगा, 1024 किलोबाइट, और 1024 इंटू 1024 बाइट्स। तो जब ऐसे चलते जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, अगर मैं इसको लिखूं बाइट्स में, तो 1 टीबी को अगर लिखना है तो वो हो जाएगा 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंप्यूटर के मेमोरी को मतलब मेजर करते हैं। ये टेबल से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से हो रहा है। अगर मैं फिर से यहाँ पे गीगाबाइट लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 3 बार लिखाएगा बाइट्स, और फिर ये टेराबाइट के लिए 4 बार लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं 4 टाइम्स 1024 करेंगे तो आपको 1 टेराबाइट की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह सॉफ्टवेयर जो कि आपको किसी अन्य के कंप्यूटर के उपयोग का आधिकारिक हक प्रदान करता है कहलाता है। सॉफ्टवेयर विच अलाउज यू टू गेन एडमिनिस्ट्रेटिव राइट टू समवन्स कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपको किसी दूसरे के कंप्यूटर में आधिकारिक रूप से घुस के वहाँ पे चीज़ों को करने का अधिकार प्रदान करता है, तो उसको बोलते हैं, ऑप्शन है आपके पास ट्रोजन हॉर्स, रूटकिट, बॉट या वॉर्म। जल्दी से आंसर कीजिए भाई। ये सब क्या है, मैलिशियस इंटेंट के लिए करते हैं, मतलब बुरे विचार वाले जो लोग होते हैं वो ये सब चीज़ों का यूज़ करके दूसरे के कंप्यूटर का जो सिस्टम का अथराइजेशन है वो प्राप्त करके गलत यूज़ कर देते हैं। तो जल्दी से आंसर बताइए। जी हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग रूट किट सॉफ्टवेयर। ठीक है, रूट किट सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक तरीके का एक संग्रह है जिसे दुर्भावनापूर्वक किसी कंप्यूटर को या उसके सॉफ्टवेयर के क्षेत्र तक पहुंच के, मतलब उसकी डिज़ाइन या उसकी अनुमति के बिना ही आप अनाधिकृत उपयोगकर्ता बन जाते हैं और उसके अस्तित्व या उसके जो भी वहाँ पे डेटा है उसको अनसिक्योर कर देते हैं। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं मालवेयर्स। ठीक है, मालवेयर्स बोलते हैं। और मालवेयर्स कितने टाइप के होते हैं, 12 टाइप के मालवेयर्स आप अभी तक डिटेक्ट किए गए हैं, जिनमें वायरसेस भी होते हैं, वॉर्म्स भी होते हैं, एडवर्स भी होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होते हैं, रैंसमवेयर्स होते हैं, बॉट होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं, रूट किट होता है, काइग्लोर होता है, फ्री मालवेयर होता है, लॉजिक बॉम्ब होता है और मालवेराइजिंग होता है। तो ऐसे 12 टाइप के मालवेयर्स अभी हाल ही में डिस्कवर किए गए हैं। और हमारा जो आंसर था कि किसी के कंप्यूटर में अनऑथराइज वे में एक्सेस प्रोवाइड करा देता है, उसको हम बोलते हैं भाई रूट किट सॉफ्टवेयर। ठीक है, वायरस क्या है, वो सेल्फ स्प्रेडिंग मालवेयर है, मतलब वो क्या करेगा अपने आप, जैसे वायरस क्या करता है, किसी के बॉडी में चला जाता है तो वो क्या इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्शन मतलब अपनी आबादी को बढ़ाएगा, मल्टीप्लाई करते रहेगा। सिमिलरली वायरस वही करता है, अनवांटेड प्रोग्राम फाइल्स जनरेट करेगा जिससे जो कंप्यूटर की स्पीड है वो बहुत ही स्लो हो जाएगी। ठीक है, ट्रोजन क्या करेगा, एक डिवाइस है एक से दूसरे में फैलते रहेगा। वैसे बॉट क्या करेगा, वो सिमुलेट करेगा ह्यूमन एआई जो बॉट्स होते हैं। वैसे स्पाईवेयर क्या करेगा, सूचनाओं को चोरी कर लेगा। रैंसमवेयर बंधक बना लेगा। तो रूट किट क्या करेगा, अनऑथोराइज वे में आपको वहाँ पे चीज़ों को अधिकार प्राप्त करके आपके डेटा को चोरी कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, दैट्स ऑल फोक्स, थैंक यू।
इस सीरीज में कम से कम 5 वीडियोस आएंगे जिसमें हर एक टॉपिक से, कंप्यूटर से रिलेटेड हर एक टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो जिस तरीके का ट्रेंड दिख रहा है अभी क्वेश्चंस आने का, वैसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डील करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम उनको सॉल्व करने के ट्राई करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए पाथ IAS एकेडमी के इस कंप्यूटर के MCQ सीरीज में, जहाँ पे आपको आने वाले दिनों में और भी ज़बरदस्त तरीके के MCQs देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद। मैं होराज चक्रधारी, चलता हूँ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए पाथ IAS एकेडमी। थैंक यू।